जिसकी जैसी नियत हो वैसी वो कहानी रखता है। जिसकी जैसी नियत हो वैसी वो कहानी रखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई परिंदों के लिए पानी रखता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना राहुल सर स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th के केमिस्ट्री के पहला चैप्टर के बारे में। बिहार बोर्ड का जो क्लास 10th का जो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, आज हम उसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है उसको जानने से पहले हम लोग को ये जानना होगा कि केमिस्ट्री का डिफिनीशन क्या होता है, केमिस्ट्री के जनक कौन है, केमिस्ट्री के कितने पार्ट होते हैं। उसके बाद से हम लोग पहला चैप्टर को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र का इंग्लिश क्या होता है बाबू? केमिस्ट्री। तो डिफिनीशन क्या होगा इसका? विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ, उनके विशेषताओं तथा भिन्न भिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों का अध्ययन किया जाता हो, उसे रसायन शास्त्र कहते हैं। मतलब कि विज्ञान की वह शाखा, रसायन शास्त्र क्या है? विज्ञान की एक शाखा है। इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं, पदार्थ के संघटन के बारे में पढ़ते हैं, पदार्थ के गुण के बारे में पढ़ते हैं, पदार्थ के अवस्थाओं के बारे में पढ़ते हैं। इसके साथ साथ अलग अलग तरह के जो केमिकल्स होते हैं, अलग अलग तरह के जो रासायनिक पदार्थ होते हैं, उन सभी रासायनिक पदार्थों के बारे में हम लोग किस में पढ़ेंगे? रसायन शास्त्र में पढ़ेंगे। जैसे रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया बाबू अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन सी अभिक्रियाएं कौन कौन सी पदार्थ मिलेंगे, तो किस तरह की अभिक्रिया होगी। अगर कोई दो पदार्थ मिल रहे हैं तो तीसरा कौन सा नया पदार्थ बन रहा है, अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होंगी, इन सब के बारे में किस में पढ़ेंगे हम लोग? रसायन शास्त्र में, मतलब कि केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। दूसरा एग्जाम्पल है तत्व। तत्व में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तत्व का विशेषता पढ़ेंगे, कितने तरह के तत्व होते हैं। अगला पॉइंट क्या है? धातु। धातु के बारे में पढ़ेंगे, धातु का गुण क्या होता है, धातु का विशेषता क्या होता है। उसके बाद परमाणु, परमाणु के बारे में पढ़ेंगे, अणु के बारे में पढ़ेंगे, आयन के बारे में पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे बाबू? केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। उसके बाद से कार्बनिक यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे, कार्बनिक यौगिक पढ़ेंगे, अकार्बनिक यौगिक पढ़ेंगे। इन सब चीजों को किस में पढ़ा जाता है? केमिस्ट्री में। अगला पॉइंट है रसायन शास्त्र के जनक। रसायन शास्त्र के जनक मतलब फादर ऑफ केमिस्ट्री। तो फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? एंटोनी लेवोजियर। कौन है बाबू? एंटोनी लेवोजियर। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 16 अगस्त 1743 ईस्वी में। कब हुआ था बाबू? 16 अगस्त 1743 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो फ्रांस में हुआ था। फ्रांस में इनका जन्म हुआ था। किनका? एंटोनी लावोजियर का। इनका सबसे पहला खोज क्या था? मतलब कि इन्होंने अपना सबसे पहला प्रयोग कौन सा किया था? तो वायु के मुख्य घटक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। उन्होंने सबसे पहले ये बताया था कि वायु के जो मुख्य घटक हैं वो कौन से हैं? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ये किसने बताया था? एंटोनी लेवोजियर ने। इनका मृत्यु कब हुआ था? 8 मई 1794 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? पेरिस में हुआ था। तो हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, 10th क्लास का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, जिसका नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। मतलब कि केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे? रासायनिक अभिक्रिया की। किसकी बाबू? रासायनिक अभिक्रिया की। पहले हम लोग ये समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया कैसे होता है, रासायनिक अभिक्रिया का विशेषता क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया कितने तरह के होते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे रासायनिक समीकरण के बारे में। तो अभी क्या बात करेंगे बाबू? रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, मतलब कि केमिकल रिएक्शन के बारे में। जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से संयोग करके कोई नया पदार्थ बनाए जिसका गुण पहले पदार्थ से भिन्न हो, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मतलब कि जब कोई भी पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ से संयोग करके माने जुड़ के कोई नया पदार्थ बनाए, और नया जो बनाए उसका गुण पहले वाला जो था उससे क्या होगा? अलग होगा।
तब इसको क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। जैसे क्या देखेंगे बाबू, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन 2H2 मतलब हाइड्रोजन, O2 मतलब ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों आपस में मिल रहे हैं तो क्या बन रहा है बाबू, H2O मतलब कि जल बन रहा है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आपस में संयोग कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, जल बन रहा है। और यहां ध्यान से देखिए, ये हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, लेकिन इन दोनों से जो बन रहा है जल, ये क्या हो जाएगा, द्रव हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बाबू, द्रव हो जाएगा। लेकिन ये दोनों क्या है, ये दोनों गैस हैं, हाइड्रोजन भी गैस है और ऑक्सीजन भी गैस है, लेकिन इन दोनों से जो नया बन रहा है क्या, जल, वो क्या हो जाएगा, द्रव हो जाएगा। इसके अलावा दूध से दही बनना क्या हो जाएगा बाबू, दूध से दही बनना। मतलब कि जब हम लोग दूध में थोड़ा सा ला के जोरन डाल देते हैं, दही की मात्रा थोड़ी सी मिला देते हैं, तो क्या बन जाता है, पूरा का पूरा दही बन जाता है। तो पहले वो क्या था, द्रव रूप में था, लेकिन जैसे ही वो दही बन गया तो क्या हो गया, ठोस के अवस्था में आ गया। मतलब द्रव से थोड़ा सा गाढ़ा हो गया, वो क्या हो गया, ठोस हो गया। तो मतलब जब कोई भी पदार्थ अकेले अभिक्रिया करेगा या किसी दूसरे से मिल के अभिक्रिया करेगा और उनसे जो नया पदार्थ बनेगा वो कैसा होगा, पहले वाला से बिल्कुल अलग होगा। इसके जवाब में मान लीजिए जैसे पनीर बनाना, दूध से हम लोग क्या बनाते हैं बाबू, पनीर बनाते हैं। तो दूध में थोड़ी सी फिटकरी मिलाएंगे तो दूध क्या होगा, फट जाएगा, मतलब उसके अंदर रिएक्शन होगा और वो क्या हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा और दूध के जो भी अवयव हैं वो अलग हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, पहले दूध द्रव रूप में था, लेकिन जैसे ही वो पनीर बन गया वो क्या हो गया, ठोस रूप में चला गया। तो इसमें मतलब पहले वाला से बिल्कुल अलग हो गया। तो रासायनिक अभिक्रिया समझ गए बाबू, जब कोई पदार्थ अकेला अभिक्रिया करे या किसी अन्य पदार्थ से मिलकर अभिक्रिया करे और तीसरा जो नया बनाए वो पहले वाला से अलग हो, तब उसको क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। इंग्लिश में क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन। अब हम लोग बात करेंगे अभिकारक के बारे में। किसके बारे में बाबू, अभिकारक के बारे में, मतलब कि रिएक्टेंट के बारे में। किसके बारे में, रिएक्टेंट। तो अभिकारक क्या होता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया, चाहे कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो, उसमें जो भी भाग लेने वाले हैं, उसमें जो भी पदार्थ उसमें शामिल हैं, उन्हीं पदार्थों को हम लोग क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, यहां सोडियम है और क्लोरीन है, इन दोनों की अभिक्रिया जब आपस में हो रही है तो क्या बन रहा है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड मतलब नमक। क्या बन रहा है बाबू, नमक बन रहा है। तो इसमें अभिकारक कौन हो जाएगा, सोडियम अभिकारक हो जाएगा और क्लोरीन अभिकारक। इन दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे, अभिकारक। इन दोनों क्या बोलेंगे, अभिकारक बोलेंगे। इस एग्जांपल में C+O2, C मतलब कार्बन, O2 मतलब ऑक्सीजन। तो कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे। लेकिन इन दोनों, इस पूरे अभिक्रिया में अभिकारक कौन हो जाएगा, कार्बन और ऑक्सीजन। ये दोनों क्या हो जाएंगे, अभिकारक हो जाएंगे। अभिकारक का मतलब होता है कि कोई भी पदार्थ आपस में जो मिल रहे हैं और मिलकर कुछ नया बना रहे हैं, तो जो आपस में मिल रहे हैं उन्हीं को क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। जैसे हम लोग कहीं पे यज्ञ होता है तो यज्ञ में जो भी वॉलेंटियर लोग होते हैं, जो भी वहां के कार्यकर्ता लोग होते हैं, उसी तरह से इस पूरे अभिक्रिया में जो भी कार्यकर्ता है, मतलब कौन कौन मिलकर कार्य कर रहे हैं, तो कौन कौन कार्य कर रहे हैं, सोडियम कार्य कर रहे हैं और क्लोरीन कार्य कर रहे हैं। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, अभिकारक हो जाएंगे। कारक समझ गए बाबू। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, प्रतिफल। अब पढ़ेंगे क्या, प्रतिफल मतलब प्रोडक्ट। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। मतलब कि अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, अभिकारक। तो अभिकारक में क्या होता है कि कोई भी दो पदार्थ या तीन पदार्थ या कितने भी पदार्थ आपस में संयोग करते हैं और कुछ नया बनाते हैं। तो जो संयोग करते हैं उसको बोलेंगे अभिकारक, और जो संयोग करके नया बनेंगे उनको क्या बोला जाएगा, प्रतिफल बोला जाएगा। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। जैसे 2H2 प्लस Cl2, 2H2 प्लस Cl2 मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन
ये दोनों आपस में जब संयोग करेंगे, आपस में जब अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाएंगे। हाइड्रोक्लोरिक बाबू पता ही होगा आप लोगों को, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है हम लोग के पेट में। ये क्या करता है, भोजन के साथ जो भी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जो छोटे छोटे चले जाते हैं अंदर, उसको ये नष्ट कर देता है। या हम लोग पानी पी लेते हैं, पानी के साथ छोटे छोटे जो अंदर चले जाते हैं उनको ये क्या करता है, नष्ट कर देता है। कौन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला एग्जाम्पल क्या है, 2Mg + O2, मतलब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में संयोग करेंगे तो क्या बनाएंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएंगे, 2MgO बनाएंगे। तो इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन और क्लोरीन ये दोनों क्या हो जाएंगे, अभिकारक हो जाएंगे, लेकिन ये क्या हो जाएंगे, प्रतिफल हो जाएंगे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या हो जाएंगे, प्रतिफल हो जाएंगे। इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हो जाएंगे, प्रतिफल हो जाएंगे। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या हो जाएंगे, अभिकारक हो जाएंगे, लेकिन मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हो जाएंगे, प्रतिफल हो जाएंगे। इस अभिक्रिया में सोडियम और क्लोरीन आपस में संयोग कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, सोडियम क्लोराइड बना रहे हैं, मतलब कि नमक बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं बाबू, नमक बना रहे हैं। तो इसमें सोडियम और क्लोरीन ये दोनों क्या हो जाएंगे, अभिकारक हो जाएंगे। और इन दोनों के मिलने से जो नमक बन रहा है, सोडियम क्लोराइड बन रहा है, ये क्या हो जाएंगे, प्रतिफल हो जाएंगे। नमक क्या हो जाएगा, प्रतिफल हो जाएगा। कि अभिकारक को हमेशा समीकरण के बाईं ओर लिखते हैं, अभिकारक को हमेशा समीकरण के बाईं ओर लिखते हैं, लेकिन प्रतिफल को हमेशा समीकरण के दाईं ओर लिखते हैं। मतलब कि अभिकारक को लेफ्ट साइड और प्रतिफल को राइट साइड में लिखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताएं। क्या पढ़ेंगे बाबू, रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताएं। तो जितने भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसका अलग अलग विशेषता होता है, उसमें से मुख्य विशेषताओं पे हम लोग नजर डालेंगे। पहला विशेषता क्या होगा, अवस्था में परिवर्तन। मतलब कि कुछ अभिक्रियाएं, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनमें पदार्थों के अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, उनके जो भी भौतिक अवस्था है उनमें परिवर्तन होता है। जैसे क्या हो जाएगा बाबू, जैसे हो जाएगा मोमबत्ती, जैसे क्या हो जाएगा, मोमबत्ती हो जाएगा, बर्फ हो जाएगा। इसमें क्या होता है, जैसे भी हम लोग मोमबत्ती पहले क्या रहता है, ठोस अवस्था में रहता है, लेकिन जैसे ही हम उसको जलाते हैं तो क्या होगा, वो जलकर धीरे धीरे मोम पिघलकर द्रव अवस्था में बदलता है। मतलब पहले किस अवस्था में था, ठोस अवस्था में, लेकिन बाद में क्या हुआ, जलने के बाद से वो द्रव अवस्था में बना, फिर ठोस अवस्था में बनेगा। उसी तरह बर्फ है, बर्फ वाले ठोस अवस्था में रहता है, लेकिन जैसे ही उसको टेम्परेचर मिलता है, जैसे ही उसको तापमान मिलता है, वैसे ही धीरे धीरे वो पिघल के द्रव बनने लगता है। तो क्या हो गया, अवस्था में परिवर्तन। दूसरा पॉइंट क्या है, रंग में परिवर्तन, चेंज इन कलर। मतलब कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती हैं जिसमें कलर चेंज हो जाता है, रंग ही बदल जाता है। अब रंग किस में बदलेगा बाबू, जैसे मान लीजिए हम लोग सफेद कपड़ा पहनते हैं, तो सफेद कपड़ा में हम लोग क्या करते हैं, नील डालते हैं। क्यों नील डालते हैं, नील इसलिए डालते हैं ताकि उसका कलर चेंज हो जाए। सफेद कपड़ा में थोड़ा सा नील अगर डालेंगे तो क्या होगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा। इसके अलावा हम लोग जब भी कभी सब्जी बनाते हैं तो सब्जी बनाते हैं, उसमें क्या करते हैं, उसमें कलर लाने के लिए अलग से हम लोग एवरेस्ट मसाला या MDH मसाला का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं, ताकि उसमें थोड़ा सा कलर आ जाए और देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। तो कुछ रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, रंग बदल जाता है। इसके अलावा हम लोग एक और एग्जाम्पल देखते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट एक प्रकार का यौगिक है, उसका रंग होता है बैगनी। कैसा रंग होता है बाबू, बैगनी रंग होता है। लेकिन जैसे ही उसमें हम लोग नींबू का रस डालेंगे, क्या डालेंगे बाबू, नींबू का रस डालेंगे, तो उसका जो बैगनी रंग है वो धीरे धीरे गायब होने लगेगा। तो ये क्यों होगा, क्योंकि उसके अंदर रासायनिक अभिक्रिया होगी, इसलिए उसका रंग परिवर्तित हो जाएगा। तीसरा विशेषता क्या होगा बाबू, अवक्षेप का बनना, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। मतलब कि अवक्षेप का बनना। कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती हैं जिसमें सफेद अवक्षेप बनता है, सब अभिक्रिया में नहीं बनता है। कुछ अभिक्रिया होती है जिसमें क्या होता है, सफेद अवक्षेप बनता है। सफेद अवक्षेप क्या होता है बाबू, तो जिस तरह से हम लोग कपड़ा साफ करने के लिए पानी के अंदर डिटर्जेंट को डालते हैं, सर्फ को घोलते हैं, तो उससे जो झाग बनता है,
जो फेन उत्पन्न होता है, उसी तरह का क्या होता है, अवक्षेप होता है। जैसे देखेंगे मतलब कि AgNO3 प्लस NaCl सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3 को क्या बोलेंगे बाबू, सिल्वर नाइट्रेट, NaCl को क्या बोलेंगे, सोडियम क्लोराइड। तो सिल्वर क्लोराइड को सिल्वर नाइट्रेट को किसको, सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड के विलयन में जब डालेंगे तो सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बनेगा, और इसमें AgCl मतलब कि सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप, किसका अवक्षेप बनेगा बाबू, AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप बनेगा इस अभिक्रिया में। AgNO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड को जब आपस में मिलाएंगे तो AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप बनेगा और सोडियम नाइट्रेट बनेगा। अगला मेरा पॉइंट क्या है बाबू, ताप में परिवर्तन। किसमें परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, चेंज इन टेम्परेचर। मतलब कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है जिसमें ताप में परिवर्तन होता है, मतलब कि कुछ अभिक्रिया ऐसी होती हैं जिसमें ताप निकलता है और कुछ अभिक्रिया ऐसी होती हैं जिसमें ताप की जरूरत होती है। तो ताप की, जिसमें ताप निकलता है, जैसे हम लोग छठ पूजा जब आता है तो छठ पूजा के लिए पेंट करने के लिए बाजार से चूना खरीद के लाते हैं, उसमें पानी मिलाते हैं। तो जैसे ही चूना के अंदर पानी को डालेंगे उसमें क्या होगा बाबू, ऊष्मा उत्पन्न हो जाएगा। मतलब कि वो क्या होगा, उसमें ताप, उसका पूरा जिसमें हम लोग घोलते हैं वो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा बाल्टी गर्म हो जाता है। क्यों गर्म होता है, क्योंकि उसके अंदर अभिक्रिया होता है और अभिक्रिया का विशेषता क्या है, ताप में परिवर्तन लाना। मतलब कुछ अभिक्रिया ऐसी होती है जिसमें ऊष्मा निकलता है तो क्या हो जाएगा, ये ताप में परिवर्तन हो जाएगा। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं C+O2। C+O2 मतलब कार्बन जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा बाबू, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और ऊष्मा भी बनेगा। जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर गया, और फिर जब सांस छोड़ते हैं, मतलब सांस को जब छोड़ेंगे तो क्या होगा, उसको अनुभव कीजिएगा, वो गर्म होता है। तो गर्म क्यों होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गर्म होता है, कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिलेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वो क्या होगा, गर्म होगा, क्योंकि उसमें ऊष्मा निकलेंगे, ताप निकलेंगे। अगला पॉइंट क्या है, गैस का निकलना, इवोल्यूशन ऑफ गैस। किसका क्या होगा बाबू, इसमें गैस का निकलना। मतलब कुछ अभिक्रिया ऐसे होती हैं जिसमें क्या होता है, गैस निकलता है। कैसे गैस निकलेगा, जैसे किसी भी धातु की अभिक्रिया, किसी भी धातु की अभिक्रिया जब किसी भी अम्ल से कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस जरूर बनेगा। मतलब कि जिंक एक धातु हो गया, इसकी अभिक्रिया कराएंगे सल्फ्यूरिक अम्ल से। किससे बाबू, सल्फ्यूरिक अम्ल। H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल, और Zn मतलब जिंक। इसको हम लोग जस्ता भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, जस्ता। और इसको क्या बोलेंगे, बैटरी अम्ल। ये बैटरी अम्ल है और इसका रासायनिक नाम क्या होगा, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल हाइड्रोजन सल्फाइड। तो क्या होगा, इसमें बैटरी अम्ल जो होगा इसकी अभिक्रिया जब जिंक से कराएंगे, किससे कराएंगे, जिंक से, तो क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस H2। मतलब कि जिंक की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराएंगे तो जिंक सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है बाबू, हाइड्रोजन गैस बन रहा है। इसका अर्थ यह हुआ कि जब किसी भी धातु की अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया, जब किसी भी धातु की अभिक्रिया जब किसी भी अम्ल से कराएंगे तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस जरूर बनेगा। चाहे कोई भी अम्ल हो, चाहे कोई भी धातु हो, जब आपस में अभिक्रिया करेंगे तो हाइड्रोजन गैस जरूर बनेगा। अब क्या पढ़ेंगे बाबू, अब पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। क्या पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, टाइप्स ऑफ
केमिकल रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो रासायनिक अभिक्रिया का कोई फिक्स नहीं है कि रासायनिक अभिक्रिया 5 प्रकार के होते हैं या 10 प्रकार के होते हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। रासायनिक अभिक्रिया अनेकों प्रकार के होते हैं। उसमें जो जो मुख्य है उसकी चर्चा हम लोग करेंगे इस वीडियो में। पहला क्या है बाबू? संयोजन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया। इंग्लिश क्या होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से ही पता चल रहा है, एक दूसरे से कॉम्बिनेशन बनाना, एक दूसरे से कंबाइंड होना। कंबाइंड का मतलब होता है जुड़ना। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके कोई नया पदार्थ बनाते हो जिसका गुण पहले पदार्थ से भिन्न हो, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब कि जब कोई भी दो पदार्थ आपस में संयोग करके कोई नया पदार्थ बनाता हो जिसका गुण पहले पदार्थ से भिन्न हो, उसी को क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया। जिस तरह से बात करने के लिए दो व्यक्तियों का होना जरूरी है। कितने व्यक्तियों का? दो व्यक्तियों का। एक जो बोलने वाला है और दूसरा जो सुनने वाला है। ठीक उसी तरह से संयोजन अभिक्रिया में भी कम से कम दो पदार्थों का होना जरूरी है। कम से कम दो पदार्थ, अधिक से अधिक 4, 10, 20, 50, अधिक से अधिक कितने भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम कितना होना चाहिए? दो होना चाहिए। तो जब कोई भी दो पदार्थ आपस में संयोग करेंगे तो तीसरा कुछ नया पदार्थ बनेगा। इसी को क्या कहेंगे हम लोग? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, एक दूसरे से जुड़कर कुछ नया बनाना। अगर आप लोग रासायनिक अभिक्रिया का डिफिनेशन याद रखेंगे तो संयोजन अभिक्रिया से मिलता जुलता है, दोनों आराम से याद हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। CaO प्लस H2O। CaO प्लस H2O मतलब कि कैल्शियम ऑक्साइड और H2O मतलब जल। कैल्शियम ऑक्साइड जल से जब मिलेगा तो क्या बनाएगा? CaOH का होल ट्वाइस मतलब कि चूना बनाएगा। क्या बनाएगा बाबू? चूना बनाएगा। और क्या बनाएगा? उष्मा बनाएगा। उष्मा जो हम लोग अभी पीछे पढ़ रहे थे ताप में परिवर्तन वाला में, उसमें उष्मा उत्पन्न हो रहा था, तो ये भी एग्जाम्पल उसमें हो सकता है। CaO कैल्शियम ऑक्साइड और H2O जल। कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जब जल से कराएंगे, जल से अभिक्रिया कराएं, या कैल्शियम ऑक्साइड जब संयोग करेगा जल से, तो क्या बनेगा? CaOH का होल ट्वाइस मतलब कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड बनेगा और उष्मा बनेगा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। Fe का मतलब क्या होता है? लोहा। लोहा मतलब आयरन। लोहा की अभिक्रिया जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराएंगे, किससे कराएंगे? HCl। कौन सा अम्ल है ये? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो अभी हम लोग पीछे पढ़े थे कि किसी भी धातु की अभिक्रिया अगर किसी भी अम्ल से कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस जरूर बनेगा। किसी भी धातु की अभिक्रिया जब किसी भी अम्ल से कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस जरूर बनेगा। इस अभिक्रिया में भी क्या हो रहा है? लोहा एक धातु है और हाइड्रोक्लोरिक एक अम्ल है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जब लोहा संयोग कर रहा है तो FeCl2 मतलब फेरिक क्लोराइड और H2 मतलब हाइड्रोजन गैस। तो इसमें भी दो पदार्थ हैं, एक है लोहा और दूसरा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसमें भी दो पदार्थ हैं, एक कैल्शियम ऑक्साइड और एक हाइड्रोजन ऑक्साइड मतलब जल। ये दोनों पदार्थ आपस में मिलकर तीसरा नया पदार्थ बना रहे हैं। इन नया जो पदार्थ बन रहा है इसका गुण पहले वाले दोनों से क्या है? बिल्कुल अलग है। इसमें भी देखिए फेरिक क्लोराइड का गुण अलग है, लोहा का गुण अलग है, हाइड्रोजन का गुण अलग है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का गुण अलग है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? दूसरा अभिक्रिया। दूसरा अभिक्रिया क्या नाम है बाबू? वियोजन अभिक्रिया। जिस तरह से संयोजन में एक दूसरे से पदार्थ जुड़ रहे थे, लेकिन वियोजन अभिक्रिया में क्या होगा? एक दूसरे से अलग होंगे। कोई बड़ा सा पदार्थ होगा वो टूटकर एक दूसरे से अलग होगा, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? वियोजन। इसका नाम क्या पड़ा? संयोजन। संयोजन मतलब जुड़ना और वियोजन मतलब टूटना। इसका इंग्लिश होता है कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइंड होना, और इसका इंग्लिश होता है डीकम्पोजिशन मतलब बिखरना, अलग अलग टूटना। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु के टूटने से दो या दो से अधिक पदार्थों के निर्माण होते हो उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब कि किसी बड़े यौगिक के अणु जब टूटेंगे आप तो दो या दो से अधिक छोटे छोटे सरल पदार्थों का निर्माण होगा। इसमें क्या होगा? किसी यौगिक का बड़ा अणु होगा, जब वो टूटेगा तो दो या दो से अधिक छोटे छोटे यौगिक या छोटे छोटे पदार्थ तैयार होंगे। जिस तरह से एक बड़ा सा घर है, वो घर जब
वजह से जब टूटेगा तो छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाएगा, उसी को क्या कहेंगे, वियोजित होना या वियोजन होना। जैसे देखेंगे CaCO3, CaCO3 का मतलब होता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है बाबू, कैल्शियम कार्बोनेट। ये संगमरमर का भी सूत्र है। CaCO3 किसका सूत्र होता है, संगमरमर का। इसको चूना पत्थर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, चूना पत्थर। तो चूना पत्थर को जब गर्म करेंगे, मतलब जब उसको उष्मा देंगे तो वो टूटेगा और टूट के क्या बनाएगा, CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा और CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। जब कैल्शियम कार्बोनेट टूटेगा, उष्मा देंगे तो वो टूटेगा, तो क्या बनाएगा, CaO कली चूना। CaO को क्या कहते हैं, कली चूना। और CaCO3 को क्या कहेंगे, चूना पत्थर। और CO2 को क्या कहेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का बड़ा अणु जब टूटेगा, उसको गर्म करेंगे तो टूटेगा, तो क्या बनाएगा, कली चूना, कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। तीसरा कौन सा अभिक्रिया है बाबू, तीसरा अभिक्रिया है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया है बाबू, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। इंग्लिश क्या होता है, फोटोकेमिकल रिएक्शन। क्या इंग्लिश होता है, फोटोकेमिकल रिएक्शन। नाम से ही पता चल रहा है ये अभिक्रिया कैसे होंगी, प्रकाश की उपस्थिति में होगी। जब प्रकाश रहेगी तो होगी, नहीं रहेगी तो नहीं होगी। वह रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती हो उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मतलब कि यह अभिक्रिया तभी होगी जब प्रकाश की उपस्थिति हो, जब प्रकाश मिले तब यह अभिक्रिया होगी। सूर्य के प्रकाश जब रहेगी तो यह अभिक्रिया होगी, जब नहीं रहेगी तो नहीं होगी। जैसे प्रकाश संश्लेषण, पौधों में होने वाला ये बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है प्रकाश संश्लेषण। ये कैसे होता है, 6CO2 मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड, पौधे जो होते हैं वो क्या करते हैं, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। 12H2O मतलब भूमि से जल को अवशोषित करते हैं। सनलाइट मतलब सूर्य के प्रकाश को लेते हैं। और क्लोरोफिल जो पत्तियों में होता है। इतने सारे जब मिलेंगे तो क्या बनेंगे, C6H12O6 मतलब कि ग्लूकोज बनेंगे। क्या बनेंगे बाबू, ग्लूकोज। और क्या बनेंगे, 6O2 मतलब ऑक्सीजन बनेंगे, जल बनेंगे और ऊर्जा बनेंगे। तो ये पूरी की पूरी जो क्रिया है ये कब होगी, जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति होगी। जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति नहीं रहेगी तो ये अभिक्रिया नहीं होंगी और पौधों में भोजन का निर्माण नहीं होगा। तो ये क्या था बाबू, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। अगला कौन सा अभिक्रिया है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया बाबू, उदासीनीकरण अभिक्रिया। इंग्लिश क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रल जैसे होता है ना, न्यूट्रल मतलब बिल्कुल बराबर, न ज्यादा न कम, उसको बोलता है न्यूट्रल। तो क्या होता है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ संयोग करके लवण और जल बनाता हो उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसको कहेंगे बाबू, जब कोई भी अम्ल किसी भी भस्म से मिलकर लवण और जल बनाए। अब अम्ल क्या होता है, तो अम्ल एक प्रकार का अम्ल जो भी खट्टे, जितने भी अम्ल का जो गुण होता है वो कैसा होता है, खट्टा होता है। अम्ल का गुण क्या होगा बाबू, खट्टा होगा और इसका पीएच मान क्या होगा, 7 से कम होगा। पीएच मान क्या होगा, 7 से कम होगा। और ये जल में घुलकर क्या बनाएगा, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन प्लस आयन बनाएंगे। कौन, जितने भी अम्ल होते हैं वो सब। अम्ल बहुत सारे होते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, कार्बोनिक अम्ल होता है, नाइट्रिक अम्ल होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, बहुत सारा अम्ल होता है। और भस्म क्या होता है, भस्म स्वाद में कड़वा होता है और इसका पीएच मान कितना होता है, 7 से अधिक होता है। इसका पीएच मान कितना होगा, 7 से अधिक होगा। और ये जल में घुलकर क्या बनाएगा, हाइड्रोक्साइड आयन मतलब OH माइनस बनाएगा। क्या बनाएगा बाबू, OH माइनस। तो जब कोई भी अम्ल किसी भी भस्म के साथ जुड़कर लवण और जल बनाए, लवण का मतलब होता है नमक और जल का मतलब क्या होता है, पानी। तो नमक और पानी बनाए, उसको क्या बोलेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया। जैसे क्या है यहाँ पे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये अम्ल है, ये भस्म है। जब अम्ल भस्म से मिलेगा तो क्या बनाएगा, NaCl मतलब नमक, और क्या बनाएगा, H2O मतलब जल। तो अम्ल और भस्म आपस में मिलकर क्या बना रहा है, लवण और जल। इसको आसान भाषा में कैसे लिख सकते हैं,
अम्ल प्लस भस्म, लवण प्लस जल। अम्ल और भस्म मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? लवण और जल बनाएंगे। अगला कौन सा अभिक्रिया है? वो एकल विस्थापन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? एकल विस्थापन अभिक्रिया, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा अभिक्रिया है? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब कोई तत्व किसी अन्य यौगिकों के तत्व को विस्थापित कर उसका स्थान ले लेता हो तो उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एकल विस्थापन अभिक्रिया कहिए या विस्थापन अभिक्रिया कहिए, दोनों एक ही बात है। इसका अर्थ यह हुआ कि जब कोई भी तत्व किसी अन्य यौगिकों के तत्व को विस्थापित कर दे, विस्थापित करना मतलब वहां से हटा देना, उसका जगह ले लेना और वहां से उसको हटा देना, विस्थापित कर दे और क्या करे? उसका स्थान ले ले, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एकल विस्थापन अभिक्रिया। जैसा आप लोग याद होगा कि जब हम लोग छोटे थे, पढ़ने के लिए स्कूल में जाते थे, तो उस समय हम लोग क्या करते थे? आगे वाला बेंच पे अगर कोई लड़का पहले से आकर बैठा होता था तो उसके वास्ता को हम लोग हटा देते थे या पिछले बेंच पे रख के हम लोग वहां बैठ जाते थे। तो ये काम कब होता था? जब सामने वाला जो बैठा है विद्यार्थी वो हम लोगों से कमजोर होता था, तब हम उसको क्या करते थे? हटा के और उसके जगह पे बैठ जाते थे। लेकिन जिस दिन अगर कोई लड़का हम लोगों से ज्यादा ताकतवर है और वो आके बैठ गया तो फिर वो हम लोगों के वास्ता को क्या करता था? हटा देता था। ठीक वही काम यहाँ पे भी होगा। यहाँ क्या होगा? जो भी ताकतवर हैं, जो भी ताकतवर तत्व हैं, जो भी अधिक क्रियाशील हैं, जो भी अधिक क्रियाशील तत्व हैं, वे क्या करेंगे? अपने ताकत के आधार पे अपने से कम क्रियाशील वाले को हटा देंगे और उसका जगह अपने ले लेंगे। मतलब उसको उठा के वहां से फेंक देंगे और उसके जगह पे आकर बैठ जाएंगे। जैसे जिंक की अभिक्रिया अगर CuSO4 मतलब कॉपर सल्फेट, जिंक कॉपर सल्फेट से जब अभिक्रिया करेगा तो ZnSO4 मतलब जिंक सल्फेट और क्या बनेगा? कॉपर बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिंक कॉपर से ज्यादा ताकतवर है, जिंक कॉपर से ज्यादा ताकतवर है, इसलिए जिंक क्या किया? कॉपर को यहां से उठा के इधर फेंक दिया। जिंक क्या किया? उठा के इसको इधर फेंक दिया और जिंक क्या किया? यहां आके बैठ गया। कहां आके बैठ गया? कॉपर के जगह पे, और यहां से कॉपर को उठा के इधर फेंक दिया। दूसरे एग्जांपल में क्या है बाबू? Fe प्लस CuSO4। Fe मतलब लोहा और CuSO4 मतलब कॉपर सल्फेट। इसमें क्या हुआ? लोहा कॉपर से ज्यादा ताकतवर है, लोहा कॉपर से ज्यादा ताकतवर है मतलब ज्यादा क्रियाशील है। तो ये क्या करेगा? लोहा क्या करेगा? कॉपर को यहां से हटा देगा। लोहा जो है कॉपर को यहां से हटा के इधर फेंक देगा और यहां फेंकने के बाद से लोहा क्या करेगा? यहां से उठ के आके यहां बैठ जाएगा, मतलब कॉपर के जगह पे बैठ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? पहले यहाँ क्या था? CuSO4 था, अब ये क्या हो गया? FeSO4 हो गया। मतलब ये पहले कॉपर सल्फेट था, अब क्या बन गया? फेरस सल्फेट बन गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि फेरस मतलब लोहा कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है, ज्यादा ताकतवर है, इसलिए लोहा कॉपर को विस्थापित कर दिया। समझ गए? अगला कौन सा अभिक्रिया है बाबू? उभय विस्थापन अभिक्रिया। क्या कहेंगे इसको? उभय विस्थापन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया। उभय विस्थापन अभिक्रिया कहिए या द्विविस्थापन अभिक्रिया कहिए, दोनों एक ही बात है। इंग्लिश क्या होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें क्या था? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होगा? जब दो या दो से अधिक यौगिक, जब दो या दो से अधिक यौगिक अपने आयनों का साझा करके, अपने आयनों का साझा करके या आदान प्रदान करके, साझा करना और आदान प्रदान दोनों एक ही बात है, नए यौगिकों का निर्माण करते हो तो उसे द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जब दो या दो से अधिक यौगिक के जो आयन हैं वे आपस में साझा करके, साझा करना समझते हैं? साझा करना माने लेन देन करना। लेन देन क्या होगा? जैसे मान लीजिए कि हम लोग के घर पे अगर आटा खत्म हो गया तो उस दिन हम लोग उपास से थोड़ी सोते हैं, क्या करते हैं? तुरंत जाते हैं पड़ोसी से मांग लाते हैं
और जब हम लोग के घर पे हो जाता है तो फिर उसको ले जाकर दे आते हैं। तो इसको बोलते हैं क्या, आदान प्रदान करना, साझा करना, लेन देन करना, ये सब एक ही बात है। तो क्या हुआ, इसमें क्या होगा कि दो या दो से अधिक यौगिक अपने आयनों का साझा करेंगे। अगर उसके पास है तो उसे ले लेगा और उसके पास नहीं है तो उसको दे देगा। तो इस तरह से करके क्या करते हैं, नए यौगिक बनाते हैं। क्या करते हैं, नए यौगिकों का निर्माण करते हैं। जैसे Na2SO4, Na2SO4 मतलब सोडियम सल्फेट, BaCl2 मतलब बेरियम क्लोराइड। तो सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड से अभिक्रिया करके BaSO4 मतलब बेरियम सल्फेट और 2NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, ये दोनों मतलब कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड अपने आयनों का साझा करेंगे, अपने आयनों का आदान प्रदान करेंगे और क्या बनाएंगे, BaSO4 मतलब बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनाएंगे। तो बाबू समझ गए, एकल विस्थापन में क्या होता है, वे अपने से कम क्रियाशील तत्व को उठा के फेंक देगा अपने जगह पे, उसके जगह पे आके बैठ जाएगा। लेकिन उभय विस्थापन में क्या होगा, उभय विस्थापन में दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करेंगे, अपने आयनों का साझा करेंगे, तब जाके क्या बनाएंगे, ये नए यौगिक बनाएंगे। अगला कौन सा है बाबू, अगला अभिक्रिया है अवक्षेपण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई प्रतिफल सफेद अवक्षेप के रूप में बनता हो उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अवक्षेप कब बनेगा, कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है जिसमें अवक्षेप बनता है। अवक्षेप कैसा होता है, सफेद ठोस पदार्थ के रूप में होता है। जल में अविलेय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। जल में अविलेय, अविलेय का मतलब क्या होता है बाबू, अविलेय का अर्थ होता है जो पानी में नहीं घुल सके, जो पानी में विलेय नहीं हो सके उसको क्या बोलते हैं, अविलेय पदार्थ। तो अवक्षेप जो होता है वो पानी में नहीं घुल सकता है, उसको क्या बोलेंगे, अवक्षेप बोलेंगे। जैसे सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3 को क्या बोलेंगे, सिल्वर नाइट्रेट। NaCl, सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया जब सोडियम क्लोराइड से कराएंगे तो क्या बनेगा, AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड। क्या बनेगा बाबू, सिल्वर क्लोराइड बनेगा, इसका सफेद अवक्षेप बनेगा। और NaNO3 मतलब सोडियम नाइट्रेट बनेगा। क्या बनेगा, सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप बनेगा और सोडियम नाइट्रेट बनेगा। समझ गए। अगला क्या है बाबू, उपचयन अभिक्रिया। अगला अभिक्रिया कौन सा है, उपचयन अभिक्रिया कहिए या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया कहिए या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहिए, दोनों एक ही बात है। इंग्लिश क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इंग्लिश क्या होता है इसका, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ से, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का संयोग या हाइड्रोजन का निष्कासन होता हो। ऑक्सीजन का संयोग होता हो या हाइड्रोजन का निष्कासन होता हो। हाइड्रोजन का संयोग माने कोई पदार्थ पहले से है उसमें आके ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, या कोई पदार्थ पहले से है वहां से हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो इस तरह के जो भी अभिक्रिया होंगी उसको क्या कहेंगे, उपचयन अभिक्रिया कहेंगे या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे, इंग्लिश में क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। जैसे भोजन का पचना, जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन आके उससे संपर्क में, ऑक्सीजन हम लोग जो सांस लेते हैं उसको ऑक्सीजन अंदर जाता है, फिर भोजन का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है और इस तरह से भोजन पचता है। Mg2Mg+O2 मतलब मैग्नीशियम के साथ जब ऑक्सीजन जुड़ेगा तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। यहाँ क्या हुआ, मैग्नीशियम का उपचयन हुआ या मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हुआ। दूसरा एग्जांपल क्या है, S+O2 मतलब सल्फर के साथ जब ऑक्सीजन जुड़ेगा तो क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ क्या हुआ, गंधक का ऑक्सीकरण। सल्फर को गंधक हम लोग बोलते हैं, तो गंधक का क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ या गंधक का उपचयन। अगला कौन सा अभिक्रिया है बाबू, अवकरण या अपचयन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया, अपचयन या अवकरण अभिक्रिया। इंग्लिश क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन। तो अभी हम लोग क्या पढ़े, उपचयन अभिक्रिया किसको कहते हैं, जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन जुड़े और हाइड्रोजन निकले। लेकिन इसमें उसके ठीक उल्टा हो जाएगा। क्या उल्टा होगा, इसमें क्या होगा कि किसी चीज से ऑक्सीजन जुड़ेगा
कोई तत्व या यौगिक है उससे आके ऑक्सीजन जुड़ेगा या हाइड्रोजन निकलेगा। मतलब कि उपचयन के ये ठीक उल्टा क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। कैसे? जब किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का संयोग, जब किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का संयोग या ऑक्सीजन का निष्कासन होता हो, हाइड्रोजन का संयोग होता हो या ऑक्सीजन का निष्कासन होता हो, उसे अवकरण या अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बाबू? अपचयन अभिक्रिया कहेंगे या अवकरण अभिक्रिया कहेंगे। जैसे H2 प्लस Cl2, जैसे H2 प्लस Cl2 मिलके क्या बनाएगा, 2HCl। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लोरीन के साथ, यहाँ क्या हो रहा है, क्लोरीन के साथ क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है। क्लोरीन के साथ क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है और क्या बना रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहा है या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना रहा है। इसलिए यहाँ क्या लिखा गया है, Cl2 का अपचयन। मतलब यहाँ Cl2 का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि Cl2 मतलब क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा है। दूसरे एग्जाम्पल में क्या होगा बाबू, दूसरे एग्जाम्पल में ZnO प्लस C मतलब जिंक ऑक्साइड और कार्बन। यहाँ जिंक ऑक्साइड, यहाँ से O क्या हो रहा है, यहाँ से O निकल रहा है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ ZnO है, यहाँ केवल Z है। तो ये नीचे वाला जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन क्या हो रहा है, निकल रहा है, और ऊपर वाला में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है। मतलब जिसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा ऑक्सीजन निकलेगा तो उसको कौन सा अभिक्रिया कहेंगे, अवकरण कहेंगे या अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। यहाँ देखिए लिखा गया है ZnO का अपचयन। मतलब ZnO का क्या हो रहा है, यहाँ पे अपचयन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ZnO जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल रहा है। समझ गए? अब यहाँ पे नोट में बताया गया है, नोट में क्या बताया गया है, ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया हमेशा साथ साथ होती है। ये बात नहीं समझे? ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया है जो हमेशा एक दूसरे के साथ साथ होती है। मतलब अगर कहीं ऑक्सीकरण होगा तो कहीं ना कहीं अवकरण जरूर होगा। जिस तरह से अगर कोई पैसा देने वाला व्यक्ति है तो कोई लेने वाला होगा, तभी ना कोई व्यक्ति किसी को पैसा देगा। कोई लेने वाला ही ना हो तो किसको पैसा दिया जाएगा? उसी तरह से जब कहीं से ऑक्सीजन निकलेगा तो कहीं ना कहीं जाके जुड़ेगा। तो जब ऑक्सीजन निकलेगा तो उसको अपचयन कहेंगे, और कहीं जाके जुड़ेगा तो उसको उपचयन कहेंगे। तो ऑक्सीकरण और अवकरण ये दोनों ऐसी अभिक्रिया है जो हमेशा साथ साथ होती है। कैसी होती है बाबू? साथ साथ। मतलब एक होगा तो दूसरा उसके साथ साथ अपने से ही हो जाएगा। मतलब कि ऑक्सीकरण अगर होगा तो उसके साथ साथ अवकरण ऑटोमेटिक हो जाएगा, अपने से हो जाएगा। क्योंकि ऑक्सीकरण में क्या होगा, ऑक्सीकरण में क्या होगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा और हाइड्रोजन निकलेगा। अवकरण में क्या होगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा और ऑक्सीजन निकलेगा। तो निकलेगा तो कहीं ना कहीं जाके जुड़ेगा, और कहीं से आके जुड़ रहा है तो कहीं ना कहीं से निकल के आके जुड़ रहा है। तो इसलिए ये दोनों अभिक्रिया क्या होती हैं, एक दूसरे के साथ साथ होती है, हमेशा एक दूसरे के साथ साथ होती है। इसको इसलिए नोट में लिखवाया गया, क्योंकि आप लोग नोट हमेशा याद रखिएगा। नोट में हमेशा वही बात बताया जाता है जिसको याद रखना, हमेशा के लिए याद रखना हो। अगला कौन सा अभिक्रिया है, रेडॉक्स अभिक्रिया। इंग्लिश क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन। उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया के सम्मिलित रूप को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। किसको कहते हैं बाबू, उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रियाओं को एक साथ मिला के, सम्मिलित रूप का मतलब होता है एक साथ मिला के, एक साथ मिला के कहना होगा तो क्या कह देंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया कह देंगे। जिस प्रकार से माता और पिता दोनों को एक साथ बोलना हो तो पेरेंट्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, पेरेंट्स बोल सकते हैं। माता पिता भाई बहन दादा दादी इन सबको एक साथ मिला के कहना हो तो परिवार कह सकते हैं, इंग्लिश में फैमिली कह सकते हैं। ठीक उसी तरह से ऑक्सीकरण और अवकरण इन दोनों को एक साथ मिला के अगर कहना हो तो क्या कह सकते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कह सकते हैं। ये ऐसी अभिक्रिया है जो हमेशा एक दूसरे के साथ साथ होती है। जैसे यहां देखिए CuO, CuO का मतलब क्यूप्रिक ऑक्साइड, H2 मतलब हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्यूप्रिक ऑक्साइड जो है इसका क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। कैसे उपचयन हो रहा है, उपचयन नहीं अपचयन हो रहा है। कैसे हो रहा है, यहाँ CuO है तो यहाँ से ऑक्सीजन जो है वो निकल जा रहा है,
और यहाँ केवल CU बच रहा है। यहाँ CuO है, ध्यान से देखिए, यहाँ CuO है और यहाँ केवल Cu है। यहाँ से O क्या हुआ, गायब हो गया, माने यहाँ से निकल गया। दूसरे यहाँ देखिए, यहाँ हाइड्रोजन अकेला है और यहाँ पे आके इसे ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, उपचयन हो जाएगा। और नीचे वाला क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन निकल रहा है और इसमें से क्या हो रहा है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, उपचयन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। तो समझ गए बाबू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।